भारत का मध्यकाल काफी रक्त रंजित था। इस काल में भारत पर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रमण इस्लामिक शासकों के हुए, जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका भारत के मध्यकालीन इतिहास में निभाते हैं। इस काल में भारत पर बड़ी मात्रा में इस्लामिक शासकों का आक्रमण हो रहा था। जब भारत में मध्यकाल का प्रारंभ हुआ, तब इस्लामिक शासक अपनी जड़ें भारत में मजबूत कर रहे थे। उस समय जब इस्लामिक शासक भारतीय राजाओं के राजमहल पर दस्तक देते थे, तब किले के अंदर दुश्मनों की घेराबंदी के कारण रसद खत्म हो जाती थी। जब किले के भीतर का दारूगोला खत्म हो जाता था, या फिर यूं कहें कि जब भारतीय राजाओं की जीतने की पूरी संभावना खत्म हो जाती थी और हार की आशंका निश्चित हो जाती थी, तब विशेषकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जिन प्रथाओं का समान रूप से पालन किया जाता था, वे प्रथाएं थी जौहर प्रथा और साका प्रथा। इन प्रथाओं की चर्चा जब भी आज होती है, तब आज भी हम स्तब्ध होकर इन दोनों प्रथाओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज भी जब हम इन प्रथाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन ऐसा क्या है इन प्रथाओं में? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जौहर किसे कहते हैं? जब दुश्मन राज्य के प्रमुख किले की घेराबंदी करता है और हार जब निश्चित होती है, तब दुश्मन किले के अंदर प्रवेश करने से पहले राजमहल में या मुख्य किले में रहने वाली सभी स्त्रियां, जिनमें सभी रानियां, राजमाता, राजा की बहनें या राजा की सगे संबंधी, बच्चे और बुजुर्ग, इन सभी की सेवा करने वाली दासियां अपने सुहाग की सभी निशानियां पहनकर और एक दुल्हन की तरह सज धज कर एक बड़ी चिता में अपना कदम रखती थी और इस अग्निकुंड में खुद को एक साथ जलाकर भस्म कर देती थी। महल की सभी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस सामूहिक अग्नि प्रवेश को जौहर प्रथा कहा जाता था। साका प्रथा किसे कहते हैं? जब महल की सभी महिलाएं जलकर राख हो जाती थी, तब राजा, उनके सरदार और सेना केसरी रंग की पगड़ी बांधकर और केसरी रंग के वस्त्र धारण करके, क्योंकि केसरी रंग हिंदू धर्म में त्याग और शौर्य का प्रतीक होता है, इसलिए केसरी रंग के वस्त्र और पगड़ी बांधे अपने मुख में तुलसी के पत्र को रखकर किले के द्वार को खोलते हैं। जैसे ही दुश्मन किले के भीतर प्रवेश करता है, वैसे ही सभी योद्धा अपने अंतिम सांस तक अधिक से अधिक संख्या में दुश्मनों का वध करने के लिए उन पर टूट पड़ते थे और अंत में वीर गति को प्राप्त होते थे। जौहर के बाद सभी योद्धाओं द्वारा किए जाने वाले इस संहिता को साका प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के तहत युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं को अपने मौत का जरा सा भी भय नहीं होता। साका प्रथा के तहत होने वाले युद्ध का मंजर काफी डरावना होता था। अब सवाल ये उठता है कि जौहर और साका आखिर क्यों किया जाता था? इतने त्रासदायक प्रथा पर ही क्यों अमल किया जाता था? हार मानकर महल क्यों नहीं छोड़ दिया जाता था? या फिर जहर खाकर अपना जीवन क्यों नहीं समाप्त करती थी महिलाएं? इतने पीड़ादायक प्रथा को ही क्यों चुन लिया करती थी महिलाएं? इन सभी सवालों के पीछे की वजह भी काफी मार्मिक, दुखद और भयानक है। जौहर या साका करने के पीछे की मुख्य वजह बलात्कार, अपमान, गुलामी और अपने पतिव्रता को बचाने के लिए किया जाता था। अरब आक्रमण सिंध में अपने क्रूरता और भयानक परिणामों के लिए काफी कुप्रसिद्ध थे। इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा महिलाओं के शव का भी बलात्कार किया जाता था और शवों का अपमान किया जाता था। इसलिए महिलाएं अपनी पतिव्रता को बचाने के लिए जहर खाकर मरने से बेहतर खुद को अग्नि में जलाकर मारना पसंद करती थी। इसी तरह साका में योद्धा भी अपमान का जीवन जीने से बेहतर साका के लिए जंग में अपने अदम्य साहस और प्राणों को कुर्बान करने के लिए जंग में निडरता के साथ युद्ध में कूद पड़ते थे और वीर गति को प्राप्त होते थे। साका हमेशा जौहर के बाद ही किया जाता था, ताकि दुश्मनों को पता चले कि अब साका होने वाला है। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अपने दुश्मनों को मालूम चल सके कि जब साका होगा तब युद्ध का मंजर काफी भयानक और डरावना होगा। और साका से होने वाले युद्ध के परिणामों से भी दुश्मन अच्छी तरह से वाकिफ थे। जब भारतीय योद्धा साका करते थे, तब साका करने वाले योद्धाओं को किसी भी चीज का मोह या डर नहीं होता था। उन्हें कुछ खोने का डर भी नहीं होता था। वे बिना अपने जान माल या किसी भी चीज की परवाह किए बगैर मरते दम तक लड़ते रहते थे। यह सब दुश्मनों के हौसले को पस्त करने के लिए किया जाता था। यह भी युद्ध नीति का एक भाग हुआ करता था। एक और वजह थी कि जौहर करने वाली महिलाएं अपने साथ अपने सुहाग की निशानियों के अलावा राज्य की धन संपदा को भी जौहर कुंड में डालकर अपने साथ भस्म कर देती थी। इससे होता यह था कि दुश्मन राजा को और उसके सैनिकों को ना ही कोई स्त्री उपभोग और दासी बनाने के लिए मिलती थी और ना ही राज्य का खजाना मिलता था। सीधे तौर पर कहें तो ऐसा करने पर भारतीय शासक हार कर भी दुश्मनों से जीत जाते थे और दुश्मन जीत कर भी हार जाता था।
जौहर और साका के इतिहास में कई सारे सबूत मौजूद हैं। सबसे पहला साका अलेक्जेंडर के समय 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में हुआ था। द अनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक किताब में भारत में हुए जौहर का जिक्र हमें मिलता है। उस समय अगाल सूकी जनजाति निवास किया करती थी। जब अलेक्जेंडर ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था तब अगाल सूकी जनजाति के करीब 20,000 महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों ने जौहर किया था। इस जौहर की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसे 20,000 महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। दूसरा सिंध का जौहर, जो कि बिन कासिम के समय 721 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर का जौहर और चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर। चित्तौड़गढ़ में कुल 3 जौहर हुए थे, जिनकी जानकारी इतिहास में मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में चित्तौड़गढ़ के इस पहले जौहर के बारे में बताया गया है। कैसे सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने छल कपट वाली नीति से चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को हराया था, और कैसे हार निश्चित होने के आसार नजर आने पर राजपूत रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ऐसे और भी कई जौहरों के नाम इतिहास में दर्ज हैं, जैसे कंपली के राज्य का जौहर, खानवा युद्ध का जौहर, रानी कर्णावती का जौहर, हुमायूं के समय का जौहर, औरंगजेब के दौरान का जौहर। इतिहास के सभी जौहर को मिलाएं तो मध्यकाल में सबसे ज्यादा जौहर हुए, क्योंकि उस वक्त मुगल आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ करते थे। आज कुछ लोग जौहर और साका को एक फूहड़ प्रथा मानते हैं। वे इसे पुरुषों पर स्त्रियों की निर्भरता मानते हैं, लेकिन एक बार यदि अपने आप को उस परिस्थिति में रखकर देखें तो उस वक्त की जिंदगी से मौत बहुत बेहतर होती थी, और जौहर करने के लिए भी अदम्य साहस और स्वाभिमान की जरूरत होती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।